बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर हमारा 5, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हम लोग इसके रिवीजन करने वाले और हम लोग कैप्शन वाइज रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैलेंस शीट का बेटा रिवीजन कर, बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल टॉपिक है मैं उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर चैनल के हेडिंग्स में जाएंगे और चेक करेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, तो आपको चैप्टर 5 नाम से एक प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, जिसके अंदर पूरे जितने भी कैप्शन वाइज है मैं पूरे के पूरे यहाँ पे क्या डाल दूंगा, रिविजन धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। राइट, चलिए ओके, लेट्स गेट बैक। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा सर, इसके अंदर हम लोग करते क्या है, हम लोग बैलेंस शीट को कैसे एक ऑडिटर ने चेक करना है। मतलब एक ऑडिटर जा रहा है बेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के बाद उसको उसके अंदर शेयर कैपिटल नजर आने वाला है। अब ये जो शेयर कैपिटल है उसको लेके क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स वो लगाएगा, ताकि जो अलग अलग असर्शंस है, जैसे एग्जिस्टेंस हो गया, जैसे कंप्लीटनेस हो गया, जैसे वैल्यूएशन हो गया, ये असर्शंस को वो चेक कर सके, उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑडिटर देखता है। तो सबसे पहली बात सर, ऑडिटर को क्या करना है, टैली करना है। क्या करना है बोलो, टैली करना है। किसको? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को और इस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को। अब मान लो अगर हो सकता है कोई भी चेंज नहीं हो दोनों के अंदर, तो आपने रिटर्न कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेना है कंपनी सेक्रेटरी से। पर अगर कोई चेंज है बेटा, तो आपको ये देखना है कि जो पेड अप कैपिटल अब नया वाला है, क्या ये विद इन लिमिट्स है क्या ऑथराइज कैपिटल के। ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो एक कंपनी इशू कर सकती है, तो क्या उसके लिमिट में है क्या। इसके अलावा आपको रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशंस या शेयर होल्डर्स मीटिंग के रेजोल्यूशन को ऑब्टेन करना पड़ेगा, कॉपी को, अगर कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात की गई है तो। इसके अलावा जितना भी फ्रेश इशू हुआ है इसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देखना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है क्या, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आया है क्या, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं सर, देखते हैं। इसके अलावा कोई भी शेयर्स बेटा डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। और एक बात ध्यान रखना, शेयर्स को अगर आपने फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू किया है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपको उस बातों को चेक करना पड़ता है। ओके सर, अगला। फिर अगर मान लीजिए अगर अथराइज इंक्रीज इन कैपिटल आपने किया है, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी या फीस आपको पे करना है, क्या आपने प्रॉपरली पे किया है क्या कंपनी ने, इस बात को आपने चेक करना है, मतलब ऑडिटर ने इसको चेक करना है। ओके सर, अब अगर शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया है, मान लो जैसे शेयर्स का फेस वैल्यू है 100 रुपए, बट आपने उसको इशू किया 120 रुपए पर, ये तो 20 रुपए जो हुए ना, इसे प्रीमियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, इसको प्रीमियम बोला जाता है। अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये एक सेपरेट अकाउंट में जमा होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 ही यूजेस होते हैं, मतलब मैं इसको 5 जगह ही जिसका इस्तेमाल कर सकता हूं। एक तो बोनस शेयर्स के लिए, या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस समय हमने एक्सपेंसेस किए थे, उस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा बेटा, एक्सपेंसेस कमीशन या जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए। चौथा, अगर कोई प्रीमियम पेबल है बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, किसके ऊपर बोलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, तो वो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। और लास्ट थिंग, बायबैक करने के लिए, यानी कि शेयर्स का बायबैक भी इन चीजों से किया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। अब ऐसी कंपनी जो सेक्शन 133 को फॉलो करती है, वो बोनस के लिए और बायबैक के लिए और राइटिंग ऑफ ऑन कमीशन पेड या डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स, बस इन चीजों के लिए क्या कर सकती है, इसका इस्तेमाल कर सकती है। सर अब ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को ये बात को चेक करना है कि अगर प्रीमियम पे इशू आए तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हुआ क्या, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो वैलिड पर्पसेस के लिए होना चाहिए, मतलब जो पर्पसेस ऊपर बोले केवल और केवल उसके लिए होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे शेयर्स एट डिस्काउंट के बारे में। 100 रुपए का शेयर है, मैं 80 रुपए के ऊपर इशू कर सकता हूं क्या। तो पहली बात है, सेक्शन नंबर 54 कहता है कि आप इशू कर ही, सॉरी 53 कहता है कि आप इशू कर ही नहीं सकते। सर फिर भी किसी कंपनी को मस्ती है, उन्होंने शेयर्स को इशू किया डिस्काउंट पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। लेकिन अगर क्रेडिटर्स के साथ आपका कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है या कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान होता है जो आरबीआई अप्रूव करता है, तो आप उस केस के अंदर शेयर्स को डिस्काउंट के अंदर दे सकते हो। इसके अलावा अगर
कंपनी ने कोई भी घपला किया यानी कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया तो कंपनी को पैसे को रिफंड करना पड़ेगा और उसके ऊपर 12% का ब्याज देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कंपनी को पेनल्टी भी लगेगी कि जितना पैसा उन्होंने इशू किया है और 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर इनमें से क्या लगने वाला है सर, इनमें से पेनल्टी लगने वाली है। ठीक है ना। ओके, अगला सर, अब ऑडिटर को क्या चेक करना है? ऑडिटर को चेक करना है कि जो मूवमेंट हुआ है शेयर कैपिटल के अंदर वो चेक करना है। दूसरा सर, ऑडिटर को ये चेक करना है कि उसने वेरीफाई करना है बेटा, ही शुड वेरीफाई। क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए? मिनट्स ऑफ मीटिंग को देख के ये वेरीफाई करना चाहिए कि कोई भी शेयर्स आपने डिस्काउंट पे इशू नहीं किया हो। इसके अलावा अगर मान लो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया भी हो क्रेडिटर्स को, तो वो एज पर प्लान होना चाहिए जो आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है उसके अनुसार। तो मैं आरबीआई के डायरेक्शंस को चेक करूंगा। ठीक है, ओके। चलो, एक और कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। सर, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 54 के द्वारा गवर्नड है, जहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स, क्योंकि वो मेहनत करके पसीना बहाते हैं बेटा, तो इसलिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाता है डिस्काउंट के ऊपर या अदर देन कैश के ऊपर। ठीक है, ताकि वो हमारे कंपनी को नो हाउ दे, कोई राइट्स, आईपी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, कंपनी में वैल्यू एडिशंस करवा के दे, मेहनत से काम करें, हम उसके लिए उसको गाजर दिखाते। अब एक बात ध्यान रखना, आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो तो आपको पहले एसआर का अप्रूवल लगता है। उस एसआर के अप्रूवल में आपको अप्रूवल लेते वक्त लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कितने शेयर्स दे रहे हैं, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, कौन से प्राइस पर हम एम्प्लॉइज को देंगे, इन सब चीजों को आपको बताना पड़ता है। सर, अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो आप एज पर सेबी कर लेना, और इक्विटी शेयर्स अगर अनलिस्टेड है तो आप एज पर रूल्स कर लेना। इसके अलावा सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स और जो स्वेट इक्विटी शेयर और जो अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इनका जो रहेगा ना बेटा, ये परिपासु रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बोलो जल्दी से? ये परिपासु रहने वाला है। परिपासु का मतलब क्या होता है? परिपासु का मतलब होता है सेम लेवल पर ये रहने वाला है। ठीक है, ओके। अगला दोस्तों, अगर मैं अगला बात करूं आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सर, अगला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है क्या? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ रिडक्शन इन कैपिटल को लेके, जो अगेन लॉ से, ये सब चीजें आपने सीए इंटर लॉ में भी पढ़ते हो आप लोग। सर, अगर आपको शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो सबसे पहली बात आपको एसआर पास करना है। दूसरा, एओए के अंदर अगर लिखा गया है तो ही मैं शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकता हूं। सर, मेरा कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट के ऊपर, और एग्जामाइन करना है ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर जो पास किया है उसको मैं चेक करूंगा, एग्जामाइन करूंगा। सर, रजिस्ट्रार से देखो, ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आने के बाद आरओसी को देना पड़ता है, आरओसी मुझे सर्टिफिकेट देता है और उसके बाद में अकाउंटिंग एंट्री पास करके रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करता हूं। सर, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल 3 चीजों से किया जा सकता है। अनपेड कैपिटल को खत्म कर दो, कैंसलेशन लॉस्ट कैपिटल को कैंसिल कर दो, या जो एक्सेस कैपिटल आया है उसको क्या कर दो बेटा, पे ऑफ कर दो। ध्यान रखना, जब आप कैपिटल को रिड्यूस करते हो तो बैलेंस शीट कंपनी एंड रिड्यूस ये शब्द का आपको प्रयोग करना पड़ता है बैलेंस शीट के ऊपर। फिर आखिर में डिस्क्लोजर्स है, कुछ इस तरीके से आप डिस्क्लोज करते हो बेटा चीजों को, जिसके बारे में हमने क्लास के अंदर बता दिया था, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। स्टिल आप एक बार पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है कब क्या कुछ पूछ ले, तो एक एक बार जस्ट देख लेना। जैसे अथराइज्ड होना चाहिए, इशू सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पेड अप वैल्यू कितना होना चाहिए, फिर शुरुआत में और आखिरी में दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होना चाहिए। ये सब चीजों को आप एक बार देख के जा सकते है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे होता है अपना शेयर कैपिटल का पूरा पूरा रिवीजन होता है समाप्त। अब अगला, अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अलग दूसरे पॉइंट्स है, मैं वो भी अब आपको एडिशनल रेगुलेटरी वाले पॉइंट्स में बता देता हूँ समाप्त करने से पहले। देखो, आपने सेक्शन नंबर 143(1) के अंदर पढ़ा था, इंक्वायरीज के अंदर रूल्स आए थे, रूल 8 रूल 9 आए थे, जिसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी है और ये कंपनी किसी इंटरमीडिएटरी को पैसा देती है ये बोलकर कि तू किसी दूसरे कंपनी को लोन देना, दूसरे कंपनी को लोन देना या किसी और कंपनी को गारंटी देना, ठीक है ना, तो अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पैसा दिया जाता है तो ऑडिटर को यहाँ पे तो कंपनी 4 बातों को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या? कौन से डेट पर कंपनी ने कौन से डेट पर और अमाउंट पर ये पैसा दिया,
फिर इंटरमीडिएटरी ने वो पैसा कौन से डेट और अमाउंट पर लोन दिया और कौन से डेट और अमाउंट पर गारंटी दिया। तो ये डेट अमाउंट डेट अमाउंट डेट अमाउंट, तीन जगह डेट अमाउंट डेट अमाउंट डेट अमाउंट है। और आखिरी में क्या फेमा के हिसाब से डिक्लेरेशन लिया है क्या। अब ये सेम चार बातें उन बातों के ऊपर भी है जहां पे कंपनी इंटरमीडिएटरी बनती है इस टर्म्स के साथ कि कोई दूसरी कंपनी अपने को पैसा दे रही है और अपन इसको लोन देंगे या अपन किसी को गारंटी देंगे। तो अपने को बताना पड़ेगा किस डेट और अमाउंट को अपने को पैसा मिला, किस डेट और अमाउंट पर आपने लोन दिया, किस डेट और अमाउंट पर आपने गारंटी दिया और फेमा का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओके, तो इतना होता है बेटा अपना शेयर कैपिटल की पूरी पूरी चीजें समाप्त। होप सो ये चीज आपकी बढ़िया से रिवाइज हो गई हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए करेंगे इतना। चैनल के ऊपर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।